उसमें कौन कौन सी भू आकृतियाँ हैं उनके बारे में हम लोग को समझना है। तो एक बात पहले समझना है कि भारत की जो भौतिक संरचना की जो बनावट हुई है, एक दो दिन की बात नहीं है। ये संरचना बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगा है, बहुत लंबा समय लगा है। उसके बाद ये संरचनाएं जो है, ये संरचनाएं आज के डेट में जो हम लोग भारत में देखते हैं वो देखने को मिलती है। तो इसको इस तरीके से ये माना जाए कि भारत का अगर मैप है, ये भारत का अगर मैप है तो यहाँ से ऊपर से दक्षिण, ये माना ये वाला लाइन ये वाला है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में किस तरीके से भारत के भौतिक स्वरूप देखने को मिलते हैं इसको पहले समझेंगे। इसे ये जो है उत्तर से दक्षिण का क्रम है, इसको मिटाते हैं, इसको समझते हैं कि भारत का जो उत्तर से ये दक्षिण है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो पार्ट है ये हिमालय का है। भारत के सबसे उत्तर में हिमालय के बाद जो है ये वाला जो क्षेत्र है ये मैदानी भाग कहलाता है। उत्तरी भारत का उत्तरी मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान उत्तरी मैदान है। और ये जो टोटल क्षेत्र है यहाँ से लेके और यहाँ तक जो क्षेत्र है ये जो है ये दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है, जिसमें सबसे पहले उत्तरी मैदान के नीचे मालवा का पठार आता है। मालवा का पठार, फिर जो मालवा का पठार के बाद दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, और इधर नीलगिरी का पठार, नीलगिरी का पठार दक्षिणी भारत का। और ये जो है हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, हिंद महासागर। तो एक तरीके से भारत की जो भौतिक संरचना है ये इस तरीके से है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अब जो ये हिमालय है, अब हम लोग को समझना है कि ये जो संरचना का विकास हुआ, कई सारे भूगर्भ शास्त्रियों ने इसको समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से पृथ्वी की जो आंतरिक बनावट है, पृथ्वी के ऊपर जो देखने की जो संरचनाएं मिलती है, उनका विकास कैसे हुआ। इसमें कई सारे मत दिए गए, कई सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें एक सिद्धांत जो है प्रमुख रहा और उस सिद्धांत का नाम था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है ये जो है कि पृथ्वी पर जो संरचना भौतिक संरचना में मिलती है, पृथ्वी की जो भौतिक जो संरचना होती है कि उस भौतिक संरचना का बनावट किस प्रकार से होता है, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बताता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर कई सारे भूगर्भ शास्त्रियों का एक मत है, किसी तरीके से बनावट होता है। ये क्या कहता है, पहले इसके बारे में समझ लिया जाए कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये शब्द जो है प्लेट विवर्तनिकी शब्द सबसे पहले 1965 में प्रयोग हुआ था तुजो विल्सन द्वारा। क्या नाम है? तुजो विल्सन द्वारा। फिर ये जो सिद्धांत है 1967 में WJ मोर्गन द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादन किया गया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या बताता है? ये कहता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है कई सारे छोटे और बड़े प्लेटों में विभाजित है। वो छोटे प्लेटों की संख्या 9 बताई गई है और बड़े प्लेटों की संख्या 6 बताई गई है। और बताया गया कि ये जो प्लेट जो होते हैं हमेशा गति करते रहते हैं और इन गति के कारण
इनकी ऊपरी और निचली सतह पे जो होता है संपीड़न और वलन पैदा होता है, और उन वलन और संपीड़न के कारण जो होते हैं इनमें कई सारी भू संरचनाएं देखने को मिलती है। तो इसमें भी कई सारी बात बताई गई है कि प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है, इसमें जो प्लेट गति करते हैं, प्लेट की गतियां 3 प्रकार की होती है। जो प्लेट की गतियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक जो होता है विनाशी प्लेट सीमांत, दूसरा होता है निर्माणक प्लेट सीमांत, और तीसरा संरक्षित प्लेट सीमांत। विनाशी प्लेट सीमांत जब होता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नज़दीक आता है तो उसे विनाशी प्लेट सीमांत कहा जाता है, और निर्माणक प्लेट सीमांत तब कहा जाता है जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाता है। तीसरा कंडीशन होता है जब संरक्षित प्लेट सीमांत होता है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से की तरफ आता है, विपरीत दिशाओं से आता है और रगड़ के चला जाता है, तो उस कंडीशन को, उस दिशा को, उस गति को संरक्षित प्लेट सीमांत कहा जाता है। तो ये प्लेट की गतियाँ हुई, और प्लेट की गतियों को याद रखा जाएगा कि प्लेट की गतियाँ जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक जो होता है विनाशक होता है, एक निर्माणक होता है, एक संरक्षित होता है। जो सबसे पहले पृथ्वी जो थी, आज के डेट में हम लोग जो पृथ्वी का भाग देखते हैं, 7 भाग देखते हैं, कई सारे 4 महासागर देखते हैं, ये ऐसी कंडीशन नहीं था। पहले एक ही पृथ्वी थी, पृथ्वी का एक ही भाग था, स्थलीय भाग एक था और चारों तरफ पानी था। उस भाग को पैंजिया महाद्वीप कहा गया। और ये जो पैंजिया महाद्वीप का जो समय है, आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले का जो समय है, जब कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति का भी समय वही है। यानी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस वक्त पृथ्वी अकेले एक गोले के रूप में थी, जिसे पैंजिया महाद्वीप कहा गया। और ये जो समय है पैंजिया महाद्वीप का, ये 5 अरब वर्ष का जो समय है, इस समय को 4 महाकल्पों में बांटा गया है। वो 4 महाकल्प अजैविक, पुराजीव, मध्यजीव और नूतन जीव। अजैविक होता है पुराजीव को पैलियोजोइक एरा कहते हैं, मध्यजीव को मेसोजोइक का एरा कहते हैं, और नूतन जीव को जो है कैनियोजोइक एरा कहा जाता है। ये 4 प्रकार के महाकल्प बताए गए हैं 5 अरब वर्ष को। इन महाकल्पों को फिर कल्प में बांटा गया है। उन कल्पों में सबसे लंबी अवधि वाला जो कल्प है पूर्व कैम्ब्रियन कल्प की अवधि रही है, जो आज से 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो चुका है। और ये जो आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, यानी पृथ्वी की जो आयु, कई सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पृथ्वी की जो आयु है, पृथ्वी की आयु 5 अरब वर्ष, आज से 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता है। और इस समय को 4 गो महाकल्प में बांटा जाता है। इस समय को कितने भाग में? 4 भाग में। और एक जो होता है अजैविक होता है, अजैविक महाकल्प, दूसरा जो होता है पुराजीव होता है, तीसरा मध्य जीव होता है, और चौथा नूतन जीव होता है। चौथा नूतन जीव महाकल्प होता है। ये महाकल्प भी कल्प में बांटे गए हैं, और उन कल्पों में पूर्व कैम्ब्रियन कल्प का जो सबसे लंबा अवधि रहा है, कौन सा? पूर्व कैम्ब्रियन कल्प। पूर्व कैम्ब्रियन कल्प का सबसे लंबा अवधि रहा है, जो आज से 55 करोड़, पृथ्वी को जो समय है, उत्पत्ति है, उससे लेकर आज से 55 करोड़ वर्ष पहले तक ये जो है इसका समय रहा है। 55 करोड़ वर्ष पहले तक पूर्व कैम्ब्रियन कल्प का जो समय रहा। और देखिए, आज से 20 करोड़ वर्ष पहले एक घटना घटी कि जो पैंजिया महाद्वीप था 2 भागों में बट गया। और वो कौन कौन सा भाग था? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड के हिस्से हमारा भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, भारत रहा, अफ्रीका रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, दक्षिणी अमेरिका रहा, ये जो है ये भारत गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। तो 20 करोड़ वर्ष पहले एक घटना घटी ये कि जो पैंजिया महाद्वीप था, पैंजिया महाद्वीप का विभाजन हो गया। यानी पैंजिया का जो विभाजन है, पैंजिया का विभाजन कितना वर्ष पहले? 20 करोड़ वर्ष पहले। कौन कौन? 2 भाग में, एक अंगारा लैंड
अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। ये अंगारा लैंड है ये उत्तरी भाग और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग। गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है यही हम लोग का भारत रहा, इसमें भारत भी था, भारत का प्रायद्वीपीय भाग था, अफ्रीका रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका इसके हिस्से रहे गोंडवाना लैंड के। फिर ये घटना घटती है आज से 7 करोड़ वर्ष पहले। 7 करोड़ वर्ष पहले समय होता है, कल्प होता है ऑलिगोसिन कल्प। ऑलिगोसिन कल्प का जो समय होता है, और इस समय में क्या होता है कि ये जो दोनों प्लेटें होती हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों के बीच में टेथिस महासागर होता है। इन दोनों प्लेटें आपस में टकराती है और टेथिस महासागर के जो नीचे का जो प्लेट है उसमें वलन पैदा होता है, और वलन पैदा होने के कारण वो जो नीचे वाला जो भाग है, देखिए ये इसको समझा जाए इस तरीके से, यहाँ पे है अंगारा लैंड, यहाँ पे है गोंडवाना लैंड। ये अंगारा हो गया और ये गोंडवाना हो गया, और इसके बीच में है टेथिस महासागर। ये नीचे की भूमि है टेथिस महासागर। तो ये इस तरफ से टेथिस महासागर का ये वाला जो एरिया टोटल है, यहाँ पे टेथिस महासागर। इसके नीचे जो प्लेट है ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ आई तो प्लेट में वलन हुआ और ये भाग ऊपर उठ गया। तो ये भाग जो है, ये भाग ही आज के डेट में पश्चिमी एशिया में जो पर्वत समूह देखने को मिलते हैं वो इसी भाग के, यानी टेथिस महासागर के ऊपर उठने से, टेथिस महासागर के में जो प्लेटें हैं उनके वलन पैदा होने से पश्चिमी एशिया के जो पर्वत देखने को मिलते हैं उसी का परिणाम है। ये टेथिस महासागर में वलन पैदा हुआ, और उसी पश्चिमी एशिया में जो है पामीर का गांठ है, उसी पामीर के गांठ से हिमालय पर्वत हमारा निकल के आता है, हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जो समय था, ये डेट याद रखेंगे, 7 करोड़ वर्ष पहले ऑलिगोसिन कल्प में ये घटना हुई थी कि टेथिस महासागर के जो प्लेटें हैं उनमें वलन पैदा हुआ, और उस वलन पैदा होने के कारण ये दोनों प्लेटें चूँकि एक दूसरे की तरफ जा रही थी, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रही थी, इसमें वलन पैदा हुआ, मुड़ा, वलन मतलब मोड़ गया, फोल्ड हो गया, और उस फोल्ड होने की वजह से पश्चिमी एशिया के पर्वत समूह देखने को मिलते हैं। और उसी पश्चिमी एशिया के पर्वत समूह में पामीर का गांठ मुख्य रूप से देखने को मिलता है, और उसी पामीर के गांठ का विस्तार हिमालय पर्वत है। फिर आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित जो है, निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है। जो लक्षद्वीप है वो प्रवाली निक्षेप का उदाहरण है। फिर से भारत के अगर जो भौतिक स्वरूप हैं, भौतिक स्वरूप के अंतर्गत पर्वत आता है, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होता है, पर्वत होता है, पठार होता है, मैदानी भाग होता है और पहाड़ी क्षेत्र होता है। ये कितना पर्वत जो है भारत के 11% पर पर्वत है। पठारी जो भाग है 28% पठार है, और 18% पे पहाड़ी क्षेत्र है, और 43% पे मैदान है। भारत का जो टोटल आंकड़ा है कि कितना परसेंट पे क्या है, पर्वत 11% पे, पहाड़ 18% पे, पठार 28% पे, मैदान 43% पे, यानी मैदान का हिस्सा जो है सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिलता है। फिर जो है अब हम लोग जो है कि भारत का जो भौतिक विभाजन है, भारत के भौतिक विभाजन को 6 भागों में बांट के हम लोग अध्ययन करते हैं। जो कौन कौन है, एक हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, हिमालय पर्वत है। दूसरा उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान जिसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है, उत्तरी मैदान हो जाएगा। तीसरा जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार होगा, प्रायद्वीपीय पठार हम लोग पढ़ेंगे। और चौथा जो है तटीय मैदान के बारे में पढ़ा जाएगा, तटीय मैदान। और 5वां मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। और 6वां जो है द्वीप समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 6 जो भौतिक स्वरूप, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आते हैं उन पॉइंट्स पे
तो यहाँ तक हम लोग क्या समझे, इसको पहले एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हम लोग पढ़े कि भारत की जो भौतिक संरचना है उसका जो बनावट है एक दो दिन का चीज़ नहीं है, इसकी भौतिक संरचना का निर्माण होने में करोड़ों वर्ष का समय लगा है। पृथ्वी की आयु जो है 5 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है और इस 5 अरब वर्ष के जो समय है उसको महाकल्प में बांटा गया है। 4 गो महाकल्प है, एक अजैविक है, पुराजीव है, मध्य जीव है, फिर नूतन जीव है। और इन महाकल्पों को फिर कल्प में बांटा गया है। वो कल्प के अंतर्गत पूर्व कैम्ब्रियन कल्प की सबसे ज़्यादा सबसे लंबी अवधि रही है, जो आज से 55 करोड़ वर्ष पहले उसका समाप्त हुआ है। और एक हम लोग घटना पढ़े हैं कि जिसमें आज से 20 करोड़ वर्ष पहले एक घटना हुआ कि जो पैंजिया महाद्वीप था उसका बंटवारा हो गया 2 भाग में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड में उत्तरी जो क्षेत्र हैं, भारत से उत्तर वाले जो क्षेत्र जितने दिखने को मिलते हैं वो सब अंगारा लैंड के हिस्से थे। और दक्षिण मानचित्र में दक्षिण के जो हिस्से हैं, जैसे में भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ये गोंडवाना लैंड के हिस्सा हुआ करते थे। आज से फिर एक घटना घटी 7 करोड़ वर्ष पहले, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की प्लेट दोनों आपस में टकराई। तो टकराने की वजह से बीच में स्थित टेथिस सागर की जो प्लेटें थी उसमें फोल्ड पैदा हुआ, उसमें वलन पैदा हुआ और उसकी वजह से पश्चिमी एशिया में पर्वतों के समूह देखने को नजर आते हैं। और ये पश्चिमी एशिया के समूह में ही एक प्रमुख जो पर्वतीय समूह है जिसको पामीर का गांठ कहा जाता है, उसी पामीर के गांठ से हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। तो अब एक ये बात पढ़ा गया, ये डाटा पढ़ा गया है कि भारत में पर्वत कितने हैं, 11% हैं, पठार कितने हैं, 28%, मैदान 43% और पहाड़ी जो भाग है वो 18% देखने को मिलते हैं। फिर से हम ये लोग पढ़ें कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको 6 भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। एक हिमालय हो जाता है, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, फिर भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हिमालय के बारे में जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। पहला हिमालय है, हिमालय के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हिमालय के बारे में पहला पॉइंट यही जानना है कि हिमालय जो है भूगर्भीय रूप से नवीन पर्वत है। अगर पूछा जाए ये भूगर्भीय रूप से क्या है, भूगर्भीय रूप से ये नवीन पर्वत है और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत है। वलित पर्वत का उदाहरण है कैसे, बनावट की दृष्टि से। तो 2 पॉइंट हुआ यहाँ से। और यह जो श्रृंखला है, हिमालय जो श्रृंखला है, हिमालय श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैला है, सिंधु नदी से लेके और सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका लंबाई अगर देखा जाए, हिमालय की टोटल लंबाई कितना है तो 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई देखने को मिलती है। और इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल कितने जगह में ये फैला हुआ है तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये हिमालय फैला हुआ है। और ये जो हिमालय है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और इसकी चौड़ाई अलग अलग जगह पे, जैसे कश्मीर में हिमालय की जो चौड़ाई है 500 किलोमीटर देखने को मिलती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में चले जाइएगा तो वहाँ इसकी चौड़ाई जो है कम हो जाती है, वो लगभग 160 किलोमीटर के करीब देखने को मिलती है। ये चौड़ाई है, कश्मीर में चौड़ाई है, अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई है हिमालय की 500 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। ये जो हिमालय है इसको ऊपर से इस तरीके से भारत का ये अगर नक्शा है तो ये वाला जो भाग है, ये टोटल यही हिमालय है। इसका विस्तार इस तरफ भी है, ये वाला भी हिमालय का ही अंश है। तो ये जो इसको बांटा गया है उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 भागों में बांटा गया है।
यहाँ से क्लियर है, हिमालय भूगर्भीय रूप से नवीन पर्वत है, बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत है, इसका विस्तार सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, लंबाई 2500 किलोमीटर, क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, कश्मीर में 500 किलोमीटर लंबाई, और अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर लंबाई। आगे बढ़ते हैं। ये जो हिमालय है, हिमालय का उत्तर से दक्षिण में जो इसका विस्तार है, ये वाला पार्ट है, तो इतना ही भी थोड़ी, ये इस तरीके से होता हुआ चला जाता है। इसे भारत का उत्तरी भाग है और इस तरीके से है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये पार्ट, ये जो है हिमालय का विस्तार है। हिमालय का विस्तार यहाँ से सिंधु नदी से लेके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी होती है, आगे भी जो पूर्वांचल की पहाड़ी है, इसका हिमालय का ही विस्तार है। ध्यान महाखड्डे के बाद होता है। तो इसकी 3 श्रृंखलाएं हैं, एक पहली, फिर दूसरी और नीचे वाले तीसरी। ऊपर से नीचे के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, समांतर क्रम में 3 श्रृंखलाएं हिमालय में देखने को मिलती है। जिसमें पहली जो श्रृंखला है, पहली श्रृंखला का नाम महान हिमालय कहलाता है, या आंतरिक हिमालय कहलाता है, या हिमाद्री कहलाता है, या बृहद हिमालय कहलाता है। बृहद हिमालय सबसे ऊपर वाला भाग। इसकी क्या विशेषता है? इसमें विश्व के सबसे ऊंची चोटी वाले पर्वत शिखर है, इसकी विशेषता यही है। और एक और विशेषता देखा जाए, अगर इस भाग की अगर औसत ऊंचाई देखा जाए, औसत ऊंचाई कितना है, तो वो 6100 मीटर देखने को मिलेगा। औसत ऊंचाई 6100 से ज़्यादा ही इसकी ऊंचाई यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और विशेषता में सर्वाधिक ऊंचे शिखर है, जैसे में एवरेस्ट हो गया। एवरेस्ट इसी भाग में पड़ता है, इसका 8848 मीटर नेपाल में है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, एवरेस्ट का हो गया। फिर K2 जिसको गार्डविन आस्टीन भी कहा जाता है, इसका 8611 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भारत में पड़ता है। फिर कंचनजंगा है, कंचनजंगा की ऊंचाई 85-98 मीटर, ये भारत में पड़ता है। फिर मकालू है, मकालू नेपाल का है, 84-81, ये नेपाल का पर्वत शिखर है। कहने का मतलब है कि सारे बृहद हिमालय के ही पर्वत शिखर हैं। फिर धौलागिरी होता है, नंगा पर्वत होता है, धौलागिरी है, धौलागिरी नंगा पर्वत है, कामेट है, फिर नामचा बरुआ, फिर गुरुला मंधाता, ये सारे पर्वत शिखर हैं जो बृहद हिमालय में हम लोग को देखने को मिलते हैं। गुरुला मंधाता भी नेपाल का पर्वत शिखर है। फिर जो है नामचा बरुआ भारत का है, कामेट भी भारत के पर्वत शिखर है, नंगा पर्वत भी भारत का ही पर्वत शिखर है। और फिर एक अन्नपूर्णा भी आता है, इसी के अंतर्गत होता है। अन्नपूर्णा ये भी भारत का है। नंगा पर्वत जो है ये भारत का है। धौलागिरी जो पर्वत है ये नेपाल का पर्वत है, धौलागिरी नेपाल के अंतर्गत आता है। ये सारे पर्वत शिखर जो हैं, ये पर्वत शिखर ये बृहद हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के उत्तर में लद्दाख मिलता है और लद्दाख के ऊपर काराकोरम पर्वत श्रेणी मिलती है और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पे हम लोग का K2 है। तो यहाँ से भी एक बात आती है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पे कौन सा है? K2, जिसको गार्डविन आस्टीन भी बोला जाता है। गार्डविन, और भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गार्डविन आस्टीन। यह कहाँ पे है? K2 में है। ये जम्मू कश्मीर के ऊपर देखने को मिलेगा। और जास्कर जो है जम्मू कश्मीर के उत्तर में जास्कर श्रेणी महान हिमालय की श्रेणी है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में जास्कर मिलेगा और जास्कर के उत्तर में लद्दाख मिलता है। और जो है हिमालय के उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। हिमालय के उत्तर में काराकोरम है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम किसका भाग है? काराकोरम हिमालय के उत्तर में पड़ता है। इसके उत्तर में ये वाला भाग सबसे ट्रांस हिमालय का भाग है और इसके अंतर्गत जो है इसी काराकोरम के अंतर्गत हम लोग का K2 आता है, जो भारत का सबसे ऊंचा शिखर और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है।
केटू से एक, केटू का गाडवी नेशनल तो सब लोग नाम जानता होगा। केटू का एक दूसरा भी नाम है गौरी नंदा, गौरी नंदा पर्वत, ये केटू कहलाता है, याद रखिएगा। और ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय के नीचे दक्षिण में जो है उसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा भाग जो है हिमालय का, जो दूसरा भाग है उसको महान हिमालय, सॉरी लघु हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाचल इसे कहा जाता है। और इसका जो है हिमालय की सबसे कटी छटी श्रृंखला, इसका जो विशेषता है सबसे कटा छटा, सबसे कटा छटा श्रृंखला ये है हिमालय का। और इसका निर्माण जो है कैसे हुआ है, संपीड़न, संपीड़न और परिवर्तित सेल से इसका निर्माण हुआ है, परिवर्तित सेल। औसत ऊंचाई 1800 से 4500 मीटर के बीच है, औसत ऊंचाई 1800 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। और कश्मीर में पीर पंजाल हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये मध्य हिमालय में जितने घूमने वाले जगह हैं, पर्वतीय स्थल, वो सब मध्य हिमालय हैं। यहाँ सदाबहार वन देखने को मिलता है, सदाबहार वन से पूरा मध्य हिमालय ढका हुआ है। इसी क्षेत्र में कश्मीर में घास के मैदान है जिसे मर्ग कहा जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब देखने को, खिलनमर्ग ये देखने को मिलते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिण में यानी सबसे नीचे जो श्रृंखला है उसको बाहरी हिमालय या शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय कहा जाता है। और ये पतवा जो सबसे नीचे वाला है यानी शिवालिक जो श्रेणी है इसी को बाहरी हिमालय कहा जाता है, बाहरी हिमालय या उप हिमालय, बाहरी हिमालय या उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। सबसे नीचे वाला जो भाग है शिवालिक श्रेणी है। तो इसका जो प्रारंभ है पोतवार पठार से स्टार्ट होता है, पोतवार पठार से प्रारंभ होकर और तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक ये फैला हुआ है। इसका औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। और इसमें जो शिवालिक श्रेणी में जो विस्तृत घाटियाँ होती हैं उनको द्वार या दून कहा जाता है। इसी में विस्तृत घाटियों को क्या कहा जाता है, किसको, विस्तृत घाटियों को, विस्तृत घाटियों, विस्तृत घाटियों को द्वार या दून कहा जाता है। इसमें देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार ये सारे आते हैं। और बिहार का जो नक्शा है, बिहार के नक्शा में इस तरीके से अगर बिहार का नक्शा देखा जाए तो यहाँ पे इस पश्चिमी चंपारण जिला में शिवालिक श्रेणी का कुछ भाग होता है, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा पड़ता है यहाँ पश्चिमी चंपारण जिला में। और ये जो है इसे सोमेश्वर की पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पे शिवालिक श्रेणी है और इसे सोमेश्वर, बिहार में इसे सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी से कहा जाता है। और शिवालिक पठार का जो विस्तार है भारत में, बिहार में 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये सोमेश्वर की पहाड़ी कहलाती है। अगर बिहार से चूंकि हम लोग हैं तो बिहार में अगर पूछा जाए कि हिमालय के किस भाग का विस्तार है तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग यानी जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी का विस्तार है जिसे सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में कहा जाता है। और इसका जो विस्तार कितना है, 856 वर्ग किलोमीटर बिहार में देखने को मिलता है। अब ये जो बंटवारा है एक तरह से हिमालय का बंटवारा हुआ उत्तर से दक्षिण के क्रम में। एक फिर नदियों के क्रम में भी हिमालय का बंटवारा देखने को मिलता है। नदियों के आधार पे भी जो है पूर्व से पश्चिम के क्रम में हिमालय को बांटा गया है। उसमें जो है नदियों के आधार पे बांटा गया है। जैसे पहला सिंधु नदी सबसे पश्चिम में, सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज नदी वाला जो क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है, पंजाब हिमालय। फिर सतलज से काली नदी, सतलज से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। फिर काली से तीस्ता नदी,
तीस्ता नदी, इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता से दिहांग नदी, तीस्ता से दिहांग है, इसे असम हिमालय कहा जाता है। ये बंटवारा है इसके आधार पर। ये जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय का अधिकांश भाग जो पाकिस्तान में देखने को मिलता है, और इसमें पंजाब और हरियाणा के कुछ पश्चिमी हिस्सा है, इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ से पंजाब हिमालय के बारे में ये चीज़ है कि फिर सतलज से काली नदी कुमायूं, इसको याद रखना है कि सतलज से सिंधु से सतलज जो है पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नदी नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग नदी, दिहांग को ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो क्षेत्र है उसको असम हिमालय कहा जाता है। और दिहांग महाखंड के बाद यहाँ पे इस तरीके से अगर भारत का नक्शा हो इस तरीके से, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र यहाँ से हिमालय आता है, और फिर यहाँ से इस तरफ पूर्वी हिमालय, भारत का पूर्वी जो सीमा है, पूर्वी सीमा बनाता हुआ इस तरीके से विस्तार हो जाता है हिमालय का। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में इसका इस पहाड़ी का नाम पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है पटकोई बूम, ये अरुणाचल प्रदेश में। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड होता है, और नागालैंड में नागा पहाड़ी है, और मणिपुर और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं। मणिपुर और मिजोरम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मिजो पहाड़ी, और फिर नागालैंड में नागा पहाड़ी देखने को मिलता है। तो ये 3 पहाड़ियों के रूप में भी विस्तार इस तरफ से हिमालय का हुआ है। अब ये जो पहाड़ियाँ हैं, इधर जो विस्तार हुआ है, इनके बारे में इसे पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। पटकोई बूम, नागा पहाड़ी और मिजो की पहाड़ियों को आपस में संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किसका विस्तार है? हिमालय का विस्तार है, यह याद रखना है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है मजबूत बलुआ पत्थरों से, काती से बनी है? बलुआ पत्थरों से बनी है। ये मजबूत बहुत ज़्यादा है, बलुआ पत्थरों से बनी है। और ये अवसादी शैल है। जो चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। तो उसमें अवसादी शैल से ये जो है ये पूर्वांचल की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। और हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, नीचे वाला यानी शिवालिक श्रेणी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ढाल बहुत ज़्यादा है। ऊपरी भाग में, उत्तरी भाग में ढाल बहुत कम है। इसी वजह से हिमानी देखने को मिलती है उत्तरी भाग में। जैसे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, शिवालिक हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री, फिर सियाचिन, बाल्टोरा, बियाको और बतूरा, ये सारे हिमानियाँ देखने को मिलती है। कौन कौन सी है? सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, बाल्टोरा, ठीक है, और बतूरा। ये सारे हिमानियाँ कहाँ पे मिलती है? हिमालय के उत्तरी भागों में, क्योंकि ढलान वहाँ पे कम है, इस वजह से वहाँ पे ये हिमानियाँ देखने को मिलती है। अब जो है हिमालय तो हो गया, हिमालय के बाद वाला जो क्षेत्र है, हिमालय यहाँ पे खत्म हुआ। इसके बाद वाला ये वहाँ पे जो क्षेत्र है, ये इसे भारत का उत्तरी मैदान कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा जो पॉइंट है, उत्तरी मैदान के बारे में देखते हैं। उत्तरी मैदान के बारे में समझते हैं। ये उत्तरी मैदान है, हिमालय के दक्षिण में है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश होते हुए यहाँ पे विंध्याचल का जो पठार है, दक्षिणी जो पठार है, दक्षिणी पठार के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित जो भूमि है, इसी भूमि को क्या कहा जाता है? भारत का उत्तरी मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। ये टोटल मैदान की विशेषता क्या है कि ये जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये कादी से बना है? ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ ये विशाल मैदान है। और जलोढ़ मिट्टी से बनने के कारण
ये विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कवर करने वाला, जनसंख्या घनत्व वाला यही प्रदेश है। विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या कवर, यहीं पे जनसंख्या, घनी जनसंख्या रहती है। और इसका जो क्षेत्रफल है, उत्तरी मैदान का जो क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। इसका लंबाई अगर देखा जाए 2400 किलोमीटर लंबाई होगा और चौड़ाई जो है 150 से 500 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई होगी। और समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखा जाए, ऊंचाई 240 मीटर से ज़्यादा कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी, 240 मीटर से ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है इसकी जो ऊंचाई है। और जो है यहाँ पे ये जो मैदान है इसको पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, इधर वाला पश्चिम, इधर वाला पूर्वी, तो पश्चिमी भाग का जो ढाल है इस तरफ से, इस तरीके से होके आगे अरब सागर में गिर जाता है ये ढाल होने की वजह से। यानी जो पश्चिमी मैदान का जो ढाल है उत्तर पूरब से लेके दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूरब इस तरफ से होके दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका ढाल है, इसका इस तरफ ढाल है। और जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान का जो ढाल है उत्तर पश्चिम से इधर से दक्षिण पूरब की ओर ढाल है, इस तरीके से ढाल है। इस वजह से इधर वाली जो जितनी सारी नदियां हैं सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इधर वाली जो नदियां हैं अरब सागर में गिरती है, इसी ढाल होने के वजह से। तो इसको याद रखेंगे कि पश्चिमी जो मैदान है, पश्चिमी मैदान का जो ढाल है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ, और जो पूर्वी मैदान का ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर इसका ढाल है। और ये जो मैदान है इसके 4 उपभागों में बांटा गया। उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 उपभागों में बांटा गया है, 4 उपभागों में बांटा गया है। जिसे में पहला जो है पंजाब का मैदान कहलाता है, पंजाब का मैदान या पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मैदान होता है, पश्चिमी मैदान है। फिर दूसरा जो है राजस्थान का मैदान कहलाता है, राजस्थान का मैदान। फिर तीसरा जो भाग है गंगा का मैदान होता है, गंगा का मैदान। और फिर चौथा जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस सब के बारे में समझना है। जैसे जो पंजाब का मैदान है ये या पश्चिमी मैदान है, इसका जो अधिकांश भाग है यह कहाँ पे है? पाकिस्तान में पड़ता है। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में पड़ता है। भारत में भी कुछ भाग है, पंजाब और हरियाणा का जो पश्चिमी इलाका है इसके अंतर्गत आता है। इस भाग में इसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी भारत से निकलने वाले सतलज, चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास, ये सारे जो है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, ये 5 नदियाँ इसके सिंधु की सहायक नदी है, इस क्षेत्र में बहती है पंजाब के मैदान में। ठीक है। जो रावी, यहाँ से याद करने वाला क्या चीज़ है? रावी और ब्यास, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता था। रावी और ब्यास के बीच का जो दोआब है उसको ऊपरी बारी दोआब कहते हैं, ऊपरी बारी दोआब कहा जाता है। और ब्यास और सतलज नदी के दोआब को विष्ट दोआब कहा जाता है। ब्यास और सतलज नदी के दोआब को क्या कहा जाता है? विष्ट दोआब। इसको याद रखेंगे, विष्ट दोआब। फिर जो राजस्थान का मैदान है उसमें इसका विस्तार जो है अरावली, जो है अरावली पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे बीचों बीच अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली के पश्चिम वाला जो इलाका है इसी में राजस्थान के मैदान का विस्तार है। ये अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। इसके पूर्वी भाग में कई पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी भाग में इस क्षेत्र में कई सारी पहाड़ियाँ हैं जिसे टोर कहा जाता है। यानी राजस्थान के मैदान के पूर्वी भाग में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें टोर कहा जाता है। और जो प्रसिद्ध खारे पानी की झील है, सांबर हो गया, डेगना हो गया, दिदवाना हो गया, कूचापान हो गया, ये सब खारे पानी की झील राजस्थान के मैदान में स्थित है। फिर जो तीसरा मैदान है गंगा का मैदान, ये यमुना नदी से लेके और जो बांग्लादेश का जो पश्चिमी सीमा है वहाँ तक फैला ये मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहलाता है। इस मैदान की जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है। इस मैदान की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। इसका ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर, इस साइड से लेके इस साइड की ओर, ये वाला जो बीच वाला मैदान है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। इसे 3 उपभागों में बांटा गया। गंगा के मैदान को कितने भागों में? 3 भागों में। एक ऊपरी गंगा का मैदान है,
एक ऊपरी गंगा, ये इलाहाबाद से दिल्ली वाला तक जो क्षेत्र है, इलाहाबाद से दिल्ली तक, इलाहाबाद से दिल्ली तक का जो क्षेत्र है। फिर जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, इलाहाबाद से फरक्का तक आता है। मध्यवर्ती गंगा इलाहाबाद से फरक्का। और निचली गंगा का मैदान एक होता है, निचली गंगा का मैदान जिसमें गंगा का डेल्टा प्रदेश आता है, गंगा का डेल्टा प्रदेश, गंगा का डेल्टा प्रदेश निचली गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। ये जो बिहार के बारे में अगर देखते हैं तो बिहार में जो उत्तर और पश्चिम का जो इलाका है, जो इसमें पश्चिमी चंपारण जिला आता है, वहाँ पे शिवालिक श्रेणी है, उसको सोमेश्वर की पहाड़ी कहा जाता है, ये तो हम लोग पढ़े हैं। और बिहार में पहाड़ी, अगर पहाड़ पर्वत देखा जाए तो वहाँ पे एक उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, और नहीं तो जो दक्षिणी बिहार है, दक्षिणी बिहार के कुछ छिटपुट में कहीं कहीं पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। तो ये बिहार में पहाड़ी है, नहीं तो और बिहार के जितने सारे अधिकांश भाग है वो वहाँ पे मैदान देखने को मिलते हैं, और वो भी ऐसे मैदान जो जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। बिहार में गंगा के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान के अंतर्गत जो है घाघरा नदी आती है, गंडक आती है, बूढ़ी गंडक आती है, फिर बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नदी आती है। इसी में कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदियाँ जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ छाड़न झील, दलदल और चौर भूमि का निर्माण होता है। कहाँ पे? उत्तरी बिहार में। दक्षिणी गंगा मैदान के दक्षिणी जो बिहार की गंगा का मैदान है, उसमें उसकी जो प्रमुख नदियां हैं, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, चानन है। निम्न क्षेत्र को यहाँ पे जल्ला या टाल कहा जाता है। और फिर जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो सदिया से धुबरी तक है। इसका जो लंबाई है 650 किलोमीटर। इसका जो ढाल है वो तो इस क्षेत्र में भारत के इस क्षेत्र में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ ढाल है इसका। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। इसका लंबाई 650 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से बीचों बीच होकर गुजरती है यहीं पे। और इस नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है। भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। ये जो है उत्तरी मैदान को इसे 4 भागों में इस तरीके से बांटा, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, फिर ब्रह्मपुत्र। लेकिन भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर फिर इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। भाबर, सबसे ऊपर भाबर होता है, और भाबर के बाद जो है तराई होता है, फिर बांगर होता है, खादर होता है। ये सबसे ऊपर जो मैदानी भाग है, यहाँ से जब स्टार्ट होता है, यहाँ पे पत्थरों के बड़े छोटे टुकड़े होते हैं। यहाँ से जब हिमालय से नदियाँ निकल के आती है तो इस क्षेत्र में आके विलीन हो जाती है, पत्थरों में विलीन हो जाती है। और विलीन हो जाती है तो इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। फिर दक्षिणी भाग से यहाँ नीचे फिर आके ये सारी नदियाँ पत्थरों को पार करती हुई फिर से निकलती है। तो इस जो निकलती है तो यहाँ पे दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इस वजह से इसे तराई कहा जाता है। इस वजह से इस क्षेत्र को तराई कहा जाता है। और तराई के नीचे वाला जो एरिया है उसको बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र है बांगर कहलाता है। फिर खादर होता है, जहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, नई नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो है, ये जलोढ़ मिट्टी, ये जो खादर होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और गहन कृषि के लिए ये प्रसिद्ध खेती है। फिर दक्षिण के पठार के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत, दक्षिण का जो पठार है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा जो है दक्कन का पठार। तो इसकी जो उत्तर की ओर चौड़ा है और दक्षिण में संकीर्ण है। आप देखते हैं आकृति इसका त्रिभुजाकार है और प्राचीन गोंडवाना भूमि का ये अंश है। उत्तर में इस जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा की पहाड़ी है, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ी है। पठार का 2 मुख्य भाग है, एक जो है मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि का जो अधिकतर भाग है उसको मालवा का पठार कहा जाता है। यह मालवा का जो पठार है, महादेव श्रृंखला, पूर्व में महादेव श्रृंखला है, पश्चिम में अरावली पर्वत है
और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। यहाँ बहने वाली नदियाँ जो है कहाँ पे, जो मालवा का पठार है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ है, जिसका ढाल जो है दक्षिण पश्चिम से यानी नीचे की तरफ से दक्षिण पश्चिम से इस इलाके से उत्तर पूर्व की ओर इस तरीके से ढाल है। इसी वजह चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो है इस क्षेत्र में आके इस तरीके से बहती है। इसके पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड कहा जाता है। पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड। और सुदूर पूर्वी के विस्तार को यहाँ पे छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। विंध्याचल के दक्षिण में इसी के समानांतर सतपुड़ा पर्वत है। इसी जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के समानांतर दक्षिण यहाँ पे सतपुड़ा है और विंध्याचल के दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत है। और पूरब में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। इधर छोटा नागपुर का पठार है इस यहाँ पे, और अमरकंटक का पठार इधर भी देखने को मिलेगा। सतपुड़ा की जो 1350 मीटर की ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है जो 1350 मीटर की है और पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है बिहार राज्य के गया जिले में देखने को मिलता है, गया जिला तक आता है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर पठार है। झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पात क्षेत्र कहलाता है। रांची के पठार उसी के अंतर्गत आता है, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत। इसका औसत ऊंचाई 600 मीटर है और छोटा नागपुर के पूरब में। हजारीबाग जो पठार है में पारसनाथ की पहाड़ी है जो 1365 मीटर ऊंची है। हजारीबाग ये छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही आता है। अरावली की जो पहाड़ियाँ है गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है इस क्षेत्र में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जल विभाजक का काम करती है, जल विभाजक का काम करती है। सिंधु नदी और गंगा नदी का जो विभाजक है, इसको विभाजक, इस तरफ वाली इधर नदी इस तरफ बहती है, इस तरफ वाली नदी इस तरफ बहती है। ये जल विभाजक का काम करते हैं अरावली पर्वत। और जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है उसको गुरु शिखर कहा जाता है। ये 1722 मीटर की ऊंचाई पे है। ये माउंट आबू पर गुरु शिखर स्थित है। माउंट आबू जो पर्वत है वहाँ पे है। फिर दक्कन का जो पठार है ये हम लोग पढ़ रहे थे अभी मध्य उच्च भूमि के बारे में। फिर दक्कन का पठार है, इसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है। यह लावा द्वारा निर्मित है, केवल लावा से और 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का पूरा भाग, महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक होता है, तमिलनाडु राज्य के अधिकांश भाग आते हैं। लावा की जो गहराई है कहीं से 34 मीटर है। पूरब और उत्तर की गहराई कम हो जाती है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर जो पश्चिमी घाट पर्वत है इस तरफ वाला, इसको इस तरीके से समझा जाए। यही जो इलाका है ये वाला भारत का दक्षिणी जो हिस्सा है, इधर तापी नदी से लेके यहाँ तक कन्याकुमारी तक, और इधर से लेके इधर ये जो पर्वत है इसको पश्चिमी घाट पर्वत कहा जाता है, इसको पूर्वी घाट कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। इसका जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत का लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर देखने को मिलेगी। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे 4 दर्रे प्रमुख दर्रे हैं जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में, पहले थाल घाट है, फिर भोर घाट है, पाल घाट है और सिनकोटा है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा। सिनकोटा सह्याद्री पर्वत पे, कौन सा? जो पश्चिमी घाट है सह्याद्री पर्वत इसी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत जो है यहाँ पे आके नीलगिरी से मिल के अब फिर से इधर से बढ़ जाता है। तो कहा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट का पर्वत का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी पर्वत। ये मिलन स्थल कहलाता है, यहाँ पे मिल जाता है दोनों आके। और नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको दोदा बेटा कहते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? दोदा बेटा कहा जाता है। और उसकी ऊंचाई 2670 मीटर, 2670 मीटर। लेकिन जो दक्षिणी भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमोडी है। अन्नाईमोडी जो अन्नामलाई पर्वत पे है। और इसकी जो ऊंची चोटी 2695 मीटर, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर अन्नाईमोडी की है ऊंचाई। फिर नीलगिरी, यहाँ पे समझ में आया कि ये पश्चिमी घाट पर्वत यहाँ पे आके नीलगिरी पर्वत से मिल जाता है, फिर नीलगिरी से
इधर पूर्वी घाट पर्वत होता है। पूर्वी घाट जो पर्वत है ये महानदी से नीलगिरी तक, ऊपर जो में उड़ीसा में महानदी बहती है, महानदी से नीलगिरी तक इसका विस्तार है। इसका जो लंबाई 1800 किलोमीटर देखने को मिल रहा है और ये अधिक कटा छटा है, पहाड़ियों के रूप में है। ये यहाँ पे कई पहाड़ियाँ हैं, जैसे उड़ीसा राज्य जो है, उड़ीसा राज्य में एक अलग पहाड़ी है जिसको महेंद्रगिरी है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर पहाड़ी देखने को मिलेगी पूर्वी घाट पे। फिर उड़ीसा के नीचे आइएगा, आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई और पालाकोंडा, नल्ला मलाई और पालकोंडा ये आंध्र प्रदेश में, एपी में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। फिर तमिलनाडु में अन्नामलाई, पच्चामलाई, शिवराय, पालनी, वेलंगिरी, ये सारे पर्वत देखने को मिलेंगे। ये तमिलनाडु में, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। तो इन सारे पर्वतों से, इन सारी पहाड़ियों से पूर्वी तटीय मैदान का विकास हुआ। उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई और पालकोंडा, और तमिलनाडु में अन्नामलाई, पच्चामलाई, शिवराय, पालनी और वेलंगिरी। ये जो इसके दो भाग हैं, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है। फिर यहाँ से तटीय मैदान है, इसके इस तरफ जो समुद्र से तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जो है खंबात की खाड़ी से लेके ये भी और कन्याकुमारी तक आता है। इसकी औसत जो पश्चिमी तटीय मैदान होता है, एक पश्चिमी तटीय मैदान, फिर है पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान की जो चौड़ाई है 10.60 किलोमीटर है। इसमें बहने वाली जो नदियां हैं बहुत तेज गति से बहती हैं, और तेज गति से बहने के कारण इसके दक्षिणी भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। लैगून कहाँ पे? पश्चिमी तटीय मैदान में। और अवशिष्ट मैदान के रूप में सौराष्ट्र का निर्माण और कच्छ का जो तटीय मैदान है उसका निर्माण अवशिष्ट मैदान के रूप में हुआ है। इसी भाग में अवशिष्ट मैदान के रूप में हुआ है। फिर पश्चिमी घाट में सभी नदियों द्वारा ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। इसका याद रखिएगा, ज्वार नदमुख एस्चुअरी जिसको बोलते हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। हो गया। फिर जो पश्चिमी घाट में सभी नदियों द्वारा पूर्वी जो तटीय मैदान है, इसकी पश्चिमी तटीय मैदान से ये चौड़ा है, ये जो है ये चौड़ा मिलेगा। और इसकी जो चौड़ाई है 160 से 350 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। इसका गंगा के मुहाने से कन्याकुमारी तक विस्तार है। मैदान का निचला भाग इसमें डेल्टा है, डेल्टा होगा निचला भाग, और ऊपरी भाग नदियों के निक्षेप से बना। इस मैदान के तट से के निकट छिछला लैगून झील का निर्माण होता है। झील का निर्माण किसमें? पूर्वी तटीय मैदान में झील का निर्माण होता है। और जो है उत्तरी भाग को, ये इसका जो उत्तरी भाग है उसको गोलकुंडा कहा जाता है। उत्तरी भाग को गोलकुंडा कहलाता है। गोलकुंडा। और दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। और इसका जो है कोंकण ऊपर वाला कहलाता है, कोंकण, और नीचे वाला मालाबार, कोंकण और मालाबार कहलाता है। फिर भारतीय मरुस्थल के बारे में समझते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं समझना है मरुस्थल में। भारतीय जो मरुस्थल है
इसकी जो लंबाई है 644 किलोमीटर, लंबाई 644 किलोमीटर, चौड़ाई 160 किलोमीटर, क्षेत्रफल जो है 1,04,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। बारिश यहाँ पे 15 सेंटीमीटर से कम होता है, 15 सेंटीमीटर से कम औसत बारिश होता है। बालू के टिब्बा और बरखान देखने को मिलेगा, बरखान का विस्तार और बालू के टिब्बा देखने को मिलेगा। और बड़ी नदी यहाँ की लूनी, बड़ी नदी लूनी है। और ये जो अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी भारत की है, अंत जो है कक्ष के रण में हो जाता है, कक्ष के रण में अंत हो जाता है किसका? भारतीय मरुस्थल का। फिर द्वीप समूह के अंतर्गत कुछ बातें जाननी है कि द्वीप समूह में क्या क्या है। द्वीप समूह में समुद्री सीमा के अंतर्गत टोटल भारत में 12 से 56 द्वीप है। समुद्री सीमा के अंतर्गत किसके? समुद्री सीमा के अंतर्गत 12 से 56 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में 572, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है, जिसमें 36 द्वीप पर ही लिविंग है, आदमी रहते हैं 36 द्वीप पर। अरब सागर में 47 द्वीप है। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसको 10 डिग्री चैनल बांटता है। 10 डिग्री किसको बांटता है? अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार। और लक्षद्वीप 11 डिग्री चैनल बांटता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 11 डिग्री जो चैनल है बांटता है। फिर भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट का जो जगह है 6.5 डिग्री 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे ये स्थित है, उत्तरी अक्षांश। तो ये पॉइंट्स है जिनको याद रखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जो है अगले सेशन में देखने को मिलेगा।